everyone, welcome to Study with Aman. This is Amandeep Kaur. Today we are going to cover part 2 of our Environment and Ecology Current Affairs series from December 2019 to March 2020. So हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक है जो हम कवर करने जा रहे हैं, कल कुछ रह गए थे क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऐसे स्पीशीज थे 4-5 जो रह गए थे कल कवर करने वाले, सो उसको आज कवर करेंगे। सबसे पहले जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है नॉर्दर्न रिवर टेरापिन। इसमें जो कल कुछ बच गए थे, जैसे कि कल मैंने जो पढ़ाया था वो सीक्वेंस में पढ़ाया था, जैसे पहले क्रिटिकली इंडेंजर्ड फिर इंडेंजर्ड, जैसे कि IUCN की रेड बुक है उसमें होता है। तो उसके बाद जो आज जो रह गए हैं इनको ऐसे ही पढ़ा रही हूँ, लेकिन जब आपको इसका PDF मिलेगा तो उसमें अरेंज वैसे ही किए होंगे कि जैसे कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो हमने कल कवर किए तो उसके साथ ही आपको मिलेगा। तो उस PDF में मैं इनको अच्छे से वैसे ही अरेंज कर दूंगी, जैसे पहले क्रिटिकली इंडेंजर्ड सारे मिलेंगे फिर उसके बाद इंडेंजर्ड मिलेंगे, ताकि आपका काम जो है बहुत ज्यादा आसान हो जाए, आपको नोट्स तक ना बनाने पड़े। क्योंकि जब आपको सारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड एक जगह पे मिल जाएंगे, इंडेंजर्ड एक जगह पे मिल जाएंगे, तो आपको नोट्स भी नहीं बनाने पड़ेंगे और आपका आधा काम जो है वो बच जाएगा। तो सबसे पहले कवर करेंगे नॉर्दर्न रिवर टेरापिन। नॉर्दर्न रिवर टेरापिन का जो IUCN स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। द नॉर्दर्न रिवर टेरापिन इज अ स्पीशीज ऑफ अ रिवराइन टर्टल। तो ये एक रिवराइन टर्टल की स्पीशी है जो कि नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया है। सो नॉर्दर्न रिवर टेरापिन क्या है? इट इज अ स्पीशी ऑफ रिवराइन टर्टल नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। It is considered extinct in much of its former range। तो जहां पे ये पहले पाया जाता था वहां पे काफी जगह पे ये extinct हो चुका है, खत्म हो चुका है। So this species is currently found in, तो currently कहाँ पे मिलती है? बांग्लादेश में मिलती है, कैम्बोडिया में, इंडिया में, जैसे कि इंडिया में वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में मिलती है, उसके बाद इंडोनेशिया एंड मलेशिया। इट इज रीजनली एक्सटिंक्ट इन म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो यहाँ पे ये म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम में ये खत्म हो चुकी है। जहां पे अभी वो मिलती है वो है बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया एंड मलेशिया, जहां पे ये अभी मिलती है। इंडिया में अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में मिलती है। उसके बाद ये 3 है, एक के ऊपर बैठा है। उसके बाद जो है जर्डन स्कर्जर। तो जर्डन स्कर्जर जो है ये इसका IUCN स्टेटस वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जर्डन स्कर्जर इज अ नॉक्टर्नल बर्ड। तो ये एक बर्ड है बिलोंगिंग टू प्लैटिनकॉल एंड कर्जर फैमिली, ग्लैरियोलिडे, एंडेमिक टू इंडिया। तो यहाँ पे जो इंडिया में जो इसकी कर्जर फैमिली है, कर्जर फैमिली ग्लैरियोलिडे, तो ये जो है एंडेमिक टू इंडिया है और ये इन्हीं को ही बिलोंग करता है। द बर्ड वाज डिस्कवर्ड बाय द सर्जन नेचुरलिस्ट थॉमस सी जर्डन इन 1848 बट नॉट सीन अगेन अंटिल इट्स रीडिस्कवरी इन 1986। तो एक बार 1848 पे इसको जो थॉमस जर्डन थे उन्होंने ढूंढा था, उनके नाम के पीछे ही इसका नाम पड़ गया था और इसके बाद ये एक टाइप पे कहीं दिखा नहीं किसी को, तो उसके बाद इसकी रीडिस्कवरी हुई 1986 में। सो दिस कर्जर इज अ रिस्ट्रिक्टेड रेंज एंडेमिक फाउंड लोकली इन इंडिया इन ईस्टर्न घाट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। जिनको भी मैं अलग पेन से हाईलाइट करती हूँ, इसका मतलब ये होता है कि ये पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से प्रीलिम्स में स्टेटमेंट्स बनती है, फिर बाद में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे लिखा है कि एंडेमिक फाउंड लोकली इन इंडिया ईस्टर्न घाट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। सो इट इज करेंटली नोन ओनली फ्रॉम श्रीलंका, मालेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द वर्ल्ड वेयर इट इनहैबिट्स स्पेयर्स स्क्रब फॉरेस्ट विद पैचेस ऑफ बेयर ग्राउंड। तो इंडिया में कहाँ पे मिलता है? ईस्टर्न घाट्स ऑफ आंध्र प्रदेश में मिलता है। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मालेश्वरा है सिर्फ यहाँ पे मिलता है और ये कहीं पे भी नहीं मिलता है। उसके बाद है इंडियन राइनोसेरस। इंडियन राइनोसेरस के बारे में कल हमने व्हाइट राइनो के बारे में पढ़ा था, आज हम इंडियन राइनोसेरस के बारे में पढ़ेंगे। इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। The preferred habitat of an Indian rhinoceros is alluvial floodplains and areas containing tall grasslands along the foothills of the Himalayas. Formerly extensively distributed in Gangetic Plains, पहले Gangetic Plains में काफी जगह ये मिलता था। अब क्या है? The species is restricted to small habitats in Indo-Nepal, Terai and northern West Bengal and Assam.
So in India, rhinos are mainly found in Kaziranga National Park, जो कि असम में है, पॉलित्सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, औरंग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ये सारे असम में हैं। उसके बाद है जल्दापाड़ा नेशनल पार्क एंड गौरुमारा नेशनल पार्क, जो कि वेस्ट बंगाल में है, एंड दुधवा टाइगर रिजर्व इन यूपी, जहां पे ये पाया जाता है। ज्यादातर ये वेस्ट बंगाल, और वैसे तो ये सबसे ज्यादा जो इंडियन राइनो है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है, वहां पे ही सबसे ज्यादा मिलते हैं। उसके अलावा असम में 2-3-4 जगह पे और भी हैं जहां पे मिलते हैं, वेस्ट बंगाल में मिलते हैं, और दुधवा जो टाइगर रिजर्व जो यूपी का है वहां पे मिलते हैं। सो इंडियन राइनो हैज अ सिंगल हॉर्न, तो इंडिया का जो राइनो है उसका सिंगल हॉर्न होता है, उसका सिंगल हॉर्न होता है, विच इज प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस, मेल में भी होता है, फीमेल दोनों में ही होता है। इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल एशियन राइनो, तो जो एशिया के राइनोज है उनमें से सबसे जो लार्जेस्ट है यही होता है। द राइनो इज 4th लार्जेस्ट लैंड एनिमल, तो लैंड पे जो 4th लार्जेस्ट एनिमल है वो राइनो है, इंडियन राइनो है। उसके बाद है मैक्विन्स बस्टर्ड, तो मैक्विन्स बस्टर्ड का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो वल्नरेबल है। मैक्विन्स बस्टर्ड इज अ लार्ज बर्ड इन द बस्टर्ड फैमिली, तो ये भी बस्टर्ड फैमिली से ही आता है। इट वाज अर्लियर इंक्लूडेड एज अ सब स्पीशीज ऑफ द हॉर्बारा बस्टर्ड एंड समटाइम्स नोन एज एशियन हॉर्बारा, तो यहाँ पे दोनों नाम इसी के हैं, मैक्विन्स बस्टर्ड भी कह सकते हैं और इसको एशियन हॉर्बारा भी कह सकते हैं, दोनों इसी के नाम है। पॉपुलेशन ऑफ एशियन हॉर्बारा बस्टर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एशिया अक्रॉस सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, अरेबियन पेनिनसुला टू रीच द सिनाई डेजर्ट। तो उसके बाद जो यहाँ पे ये मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अफ्रीकन चीतास। अफ्रीकन चीतास का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो वल्नरेबल है। इससे रिलेटेड न्यूज ये आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बैन को लिफ्ट किया। पहले जो है 7 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था एक प्रपोजल के ऊपर कि अफ्रीकन चीतास को नामीबिया से लाके इंडिया में जो है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इंडिया में जो है इंट्रोड्यूस करना है। तो उसके ऊपर अफ्रीकन चीतास को यहाँ नामीबिया जो कि कंट्री अफ्रीका में है वहां से लाके इंडिया में लाने की बात हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल पहले उसके ऊपर बैन लगाया था। लेकिन अभी क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को हटा दिया है, तो इसीलिए ये अफ्रीकन चीतास जो है वो न्यूज में है। द प्लान वाज टू रिवाइव द इंडियन चीता पॉपुलेशन, इसीलिए उसको प्लान था कि इंडिया में जो चीता की पॉपुलेशन है उसको जो है रिवाइव किया जाए, इसीलिए प्लान था कि नामीबिया से लाने की बात हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तब उसके ऊपर बैन लगा दिया था। इन May 2012 द टॉप कोर्ट हैड स्टॉल्ड द प्लान टू इनिशिएट द फॉरेन चीतास इनटू पालपुर कुन्नो sanctuary in Madhya Pradesh, fearing they may come into conflict with a parallel and a much delayed project to reintroduce lions into the same sanctuary। तो अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन इसलिए लगाया था क्योंकि एक और प्रपोजल भी था कि इसी सेंचुरी जहां पे अफ्रीकन चीता को लाने की बात हुई थी, पालपुर कुन्नो सेंचुरी इन मध्य प्रदेश, इसको भी हम आने वाले स्लाइड्स में कवर करेंगे। क्या होता है कि ना कि ये जो पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, अगर न्यूज में देखिए यहाँ पे 3 टाइप के न्यूज हो गए। एक तो हो गया अफ्रीकन चीतास इंपॉर्टेंट है, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है। इससे रिलेटेड दूसरी न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बैन लगाया हुआ था 7 साल तक, अभी वो बैन को हटा दिया है। उसके बाद ये है कि जो बैन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि पालपुर कुन्नो सेंचुरी इन मध्य प्रदेश, इसके बारे में भी बात हुई है क्योंकि इसी सेंचुरी में इसको लाना था। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए बैन लगा दिया क्योंकि एक और प्रोजेक्ट था कि जो लायंस हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करना था इसी सेंचुरी में, तो इसलिए जो है कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो दोनों प्रोजेक्ट्स में, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तब बैन लगा दिया था। तो इसलिए यहाँ पे हमने अफ्रीकन चीता के बारे में पढ़ना है, पालपुर कुन्नो सेंचुरी कहाँ पे है ये पता होना चाहिए, हम आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है वॉल्मी पाइन्स का जो है आईयूसीएन रेड लिस्ट स्टेटस उसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये ट्रीज है, वॉल्मिया इज अ जीन्स ऑफ कॉनिफेरस ट्रीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे पॉइंट्स को आपने नोट करना है। जो वॉल्मिया पाइन्स है ये ट्रीज है, आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और ये क्या है, वॉल्मिया इज अ जीन्स ऑफ कॉनिफेरस ट्रीज इन द फैमिली अराउकेरिया। वॉल्मिया वाज नोन only through fossil records until the Australian species Volmia nobilis was discovered in 1994 in a temperate rainforest wilderness area of the Wollemi National Park in New South Wales. So the genes is named after the national park.
The oldest fossil of the Wollemi tree has been dated to 200 million years ago. It is legally protected in Australia. तो इसको लीगली प्रोटेक्ट कहाँ पे किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो उसके बाद जो है आज हमने कौन कौन से स्पीशीज को कवर किया पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने नॉर्दर्न रिवर टेरापिन को किया जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। उसके बाद हमने जर्डन स्कर्जर पढ़ा जो कि अगेन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। उसके बाद पढ़ा इंडियन राइनो जो कि वल्नरेबल है। मैक्विंस बस्टर्ड वो भी वल्नरेबल है। अफ्रीकन चीता ये भी वल्नरेबल है। अभी ये 5 जो हमने कवर किए हैं और 6 ये वॉल्मी पाइंस, इसको मैं उनके साथ ही लगा दूंगी जैसे जो हमने कल स्लाइड्स में कवर किया था। क्रिटिकली इंडेंजर्ड को क्रिटिकली इंडेंजर्ड के साथ, वल्नरेबल को वल्नरेबल के साथ। सो उसके बाद नेक्स्ट है द स्पीशीज लिस्टेड इन अपेंडिक्स 1 ऑफ यूएन कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। तो यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज कन्वेंशन है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट किसी लेक्चर में पढ़ेंगे काफी इसके बारे में, क्योंकि ये कन्वेंशन जो हुई थी ये इंडिया में हुई थी, गांधीनगर गुजरात में हुई थी, इसलिए ये कन्वेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको पूरा डिटेल में कवर करेंगे। वहां पे क्या हुआ था कि वहां पे जो है इनकी जो है कुछ लिस्ट अपेंडिक्स 1 अपेंडिक्स 2 करके लिस्ट होती है। तो अपेंडिक्स 1 में 3 जो स्पीशीज है उनको लिया गया है। एक तो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियन एलिफेंट और बंगाल फ्लोरिकन। सो हैव बीन इंक्लूडेड इन अपेंडिक्स 1 ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। तो ये तीनों के बारे में ही हमने कवर किया हुआ है। जैसे कि ये तीनों न्यूज में है तो तीनों में से भी कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है, वो चाहे तो पूछ सकते हैं। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो हमने हमारे जो पुरानी सीरीज है मई से नवंबर तक के वहां पे कवर किया हुआ है। एशियन एलिफेंट को भी कवर किया हुआ है। बंगाल फ्लोरिकन को हमने इस वाले जो सीरीज है वहां पे कवर किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में, कल ही जो लेक्चर हमारा हुआ तभी वहां पे कवर किया था। So this was done at the 13th conference of parties to the convention on migratory species in गांधीनगर गुजरात। वहां पे मीटिंग हुई थी, वहां पे इनको अपेंडिक्स 1 में लिया गया। तीनों को आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो है एनिमल्स जिनको लिया गया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि वो क्या करते हैं कि ऐसा भी पूछ सकते हैं कि जो गुजरात गांधीनगर में 13 कॉप हुई थी तो उनमें से कौन कौन से 5 आपको दे सकते हैं एनिमल्स, उनमें से नीचे स्टेटमेंट दे सकते हैं 1 और 2 3 कोई भी दे सकते हैं कि किस किस को जो है वहां पे लिया गया था। तो तीनों को लिया गया है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, एशियन एलिफेंट को, थर्ड जो है बंगाल फ्लोरिकन को। या फिर सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है बंगाल फ्लोरिकन के ऊपर, या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कुछ भी किसी भी टाइप से वो घुमा के पूछ सकते हैं। आप जब पढ़ते हो तो अपने क्वेश्चन को उसका जैसे कि 360 डिग्री व्यू होता है ना, वैसे देखना होता है। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि क्वेश्चन बन कैसे सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट मैप्स 32 मेजर कॉरिडोर्स अक्रॉस द कंट्री। सो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन विद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उन्होंने पब्लिश किया है एक डॉक्यूमेंट कनेक्टिंग टाइगर पॉपुलेशन फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन विच हैज मैप्ड आउट 32 major corridors across the country, management interventions for which are operationalized through a tiger conservation plan mandated under section 38B ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो जो कॉरिडोर्स हैं उनको ग्रुप किया गया है अंडर 4 मेजर कैटेगरीज। जो 32 कॉरिडोर को मैप किया गया है उन कॉरिडोर्स को 4 कैटेगरीज में लिया गया है, जैसे कि शिवालिक हिल्स एंड गैंजेटिक प्लेन्स में 3 को लिया गया है 3। उसके बाद है सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया में 11 को, वेस्टर्न घाट्स में 8 को, नॉर्थ ईस्ट में 10 को। तो इसमें याद रखने वाली बातें ये हैं कि जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलके एक प्रोजेक्ट, एक डॉक्यूमेंट दिया है, प्रोजेक्ट नहीं कहेंगे, डॉक्यूमेंट दिया है जो कि है कनेक्टिंग टाइगर पॉपुलेशन फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन। तो इसकी में क्या किया, मैप किया है 32 टाइगर जो मेजर कॉरिडोर्स हैं, टाइगर नहीं सॉरी, जहां ये जो मेजर कॉरिडोर्स हैं अक्रॉस द कंट्री, इनको किया है मैप। तो उसमें क्या है कि उसके बाद नेक्स्ट ये है कि कौन कौन जो कॉरिडोर्स हैं उनको ग्रुप किया है 4 मेजर कैटेगरीज के अंडर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हाईवेज थ्रू टाइगर रिजर्व एंड अंडरपासेस। अभी क्या हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट प्लान कर रही है एक हाईवे बनाने के लिए जिसका नाम होगा ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विच इंक्लूड्स 40 किलोमीटर एलिवेटेड स्ट्रेच थ्रू द कोर एरियाज ऑफ द पाखुई और पाके टाइगर रिजर्व। तो पाके टाइगर रिजर्व के ऊपर आई थिंक यूपीएससी ने 3 साल पहले क्वेश्चन पूछा था कि ये कहाँ पे है, क्योंकि तब उस वक्त के न्यूज में चल रहा है। आपने क्या करना होता है ना कि
वैसे तो अगर हम लिस्ट देखने बैठेंगे नेशनल पार्क की, इतने सारे नेशनल पार्क होते हैं, इतनी ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इतने टाइगर रिजर्व है, आपने वो स्टैटिक बुक में से सारे के सारे नहीं पढ़ने होते, क्योंकि क्वेश्चन उस पे बनता है जो न्यूज में चल रहा होता है। अब इतनी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आप कौन कौन सी याद कर लोगे, ये भी नहीं याद रहेगा कि कौन से स्टेट में है। तो इस तरह से अगर आप करते हो तो आप ओवर बर्डन कर रहे हो खुद को, जिसकी जरूरत भी नहीं है। जो जो न्यूज में चल रहा है बस उसको, हर पॉइंट को कवर करना है। जितने भी टाइगर रिजर्व कितने न्यूज में चलेंगे एक साल में, ज्यादा से ज्यादा 10-12 होंगे, 13 होंगे, उतना तो याद कर सकते हैं हम। तो उसी में से क्वेश्चन बनता है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से 2016 की बात है जब पाके टाइगर रिजर्व को जो है पाके टाइगर रिजर्व के ऊपर क्वेश्चन बना था यूपीएससी में, क्योंकि उस वक्त वो न्यूज में चल रहा था, इसीलिए वो क्वेश्चन बना था। ऐसे नहीं था कि स्टैटिक में से कहीं से भी उठा के उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था। तो अभी हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं ये है कि अरुणाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक रोड बनाना है, एक तो जो कॉरिडोर होगा वो पास होगा, उसका 40 किलोमीटर स्ट्रेच जो पाके टाइगर रिजर्व है, पाके टाइगर रिजर्व और पाकुई एक ही है, तो उसमें से गुजरेगी वो, इसीलिए वो न्यूज में है। तो उसमें ये है कि यहाँ पे ये टाइगर रिजर्व है, तो टाइगर का IUCN स्टेटस ओवरऑल हमारे यहाँ पे इंडेंजर्ड है। पूरे वर्ल्ड में ही टाइगर का जो स्टेटस है वो इंडेंजर्ड है। और उसके बाद यहाँ पे हमने पढ़ना है कि पाके और पाकुई जो टाइगर रिजर्व है इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। It is bounded by Bareilly or Kameng river in the west and north and by Pake river in the east. The habitat types are lowland evergreen forest and eastern Himalayan broadleaf forest. उसके बाद है नोटेबल फौना में आता है बंगाल टाइगर, यहाँ पे जो और मिलता है एनिमल्स वगैरह मिलते हैं, बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, हॉर्नबिल, एशियाटिक जैकल, बार्किंग डियर, एलिफेंट एंड गौर, तो जो एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में है, वो है टाले वाले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी अरुणाचल प्रदेश में है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपका काम जितना आसान में कर सकूं उतना कर दूं। जैसे कि ये दोनों न्यूज में थे, दोनों अरुणाचल प्रदेश में है, तो एक ही जगह पे लिखे हैं। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे 3-4 आई थिंक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क कुछ न्यूज में थे एमपी में, वो उनको मैंने एक जगह पे लिखा है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और इजीली आप याद कर लो। सो टाले वाले जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये अरुणाचल प्रदेश में है। इट इज होम टू हाईली इंडेंजर्ड स्पीशीज लाइक क्लाउडेड लेपर्ड, तो यहाँ पे क्लाउडेड लेपर्ड मिलता है। तो ये दोनों अरुणाचल प्रदेश के हो गए। नेक्स्ट है हमारे इंपॉर्टेंट कुछ और टाइगर रिजर्व्स हैं जो कि न्यूज में चल रहे थे। वैसे तो बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हैं, लेकिन जो न्यूज में चलते हैं सिर्फ वही कवर करने होते हैं। बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। इट इज कंट्रीज स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व एंड नाउ फेसेस अ सीरियस थ्रेट फ्रॉम रोड अपग्रेडेशन। उसके बाद बंदीपुर टाइगर रिजर्व है, इसके ऊपर भी आई थिंक यूपीएससी ने काफी साल पहले कोई क्वेश्चन पूछा हुआ था। बंदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। उसके बाद न्यूज एक ये थी कि जो T1 टाइगर महावीर था और T2 टिग्रिस सुंदरी थे, इन दोनों को ट्रांसलोकेट किया गया है फ्रॉम एमपी टू सतकोसिया टाइगर रिजर्व ऑफ ओडिशा अंडर द प्रोजेक्ट ऑगमेंटेशन एंड रिकवरी ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन सतकोसिया टाइगर रिजर्व। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, अभी कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, कुछ भी जो इस तरह का होगा उनको एक साथ कवर करेंगे। सबसे पहले नेशनल चंबल सेंचुरी। नेशनल चंबल सेंचुरी जो है ये कहाँ पे है? एमपी में है। नेशनल चंबल सेंचुरी ऑल्सो कॉल्ड द नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नेशनल चंबल सेंचुरी को नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ घड़ियाल नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है। तो ये एक वाइल्ड लाइफ, सबसे पहले तो ये कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इट इज लोकेटेड ऑन चंबल रिवर नियर द ट्राई पॉइंट ऑफ राजस्थान, एमपी एंड यूपी। It was first declared in MP in 1978 and now constitutes a long narrow eco reserve co-administered by 3 states। तो ये पड़ती कहाँ पे है? ये एमपी में है, लेकिन ये जो तीन चंबल रिवर जो है नियर द लोकेटेड है चंबल रिवर पे, जहाँ पे 3 स्टेट्स का ट्राई पॉइंट है, जो कि राजस्थान, एमपी और यूपी का। सो उसके बाद नेशनल चंबल सेंचुरी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन इको सेंसिटिव जोन। तो इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द डिसीजन टू डिक्लेयर द एरिया एज एन इको सेंसिटिव जोन विल प्रोहिबिट द कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल्स, क्योंकि
अगर किसी एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है, वहां पे कंस्ट्रक्शन को बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। अभी अगर नेशनल चंबल सेंचुरी को डिक्लेयर कर दिया गया है, इसको ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया है इको सेंसिटिव जोन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल्स, रिजॉर्ट्स, इनके ऊपर जो है विद इन एन एरिया ऑफ 0 to 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द सेंचुरी। तो सेंचुरी से 2 किलोमीटर तक क्या होगा कि कोई भी होटल या रिजॉर्ट वगैरह कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाएगा। The sanctuary based in the Chambal region is a host of lot of critically endangered species। तो यहाँ पे काफी ज्यादा critically जो endangered species है वो मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे गैंजेटिक डॉल्फिन, घड़ियाल एंड फ्रेश वाटर टर्टल are among the major species found in the region. More than 75% of the critically endangered घड़ियाल population is based in the sanctuary। तो यहाँ पे जो critically endangered घड़ियाल population है उससे 75% से भी ज्यादा यहीं पे मिलते हैं। तो इसीलिए सेंचुरी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगेन ये एमपी में है। नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कवरिंग अराउंड 1197 किलोमीटर इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ एमपी। तो ये एमपी की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हालांकि आपने ये याद नहीं रखना कि ये कितने स्क्वायर फीट में, कितने में बनी है, कुछ भी कितने किलोमीटर में है, ये सिर्फ इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बताने के लिए कि ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ एमपी है। एक वर्ड आपने ये भी देखना होता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि जैसे कि ये तो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ एमपी है, कई बार ऐसे भी लिख देते हैं कि लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जो है वो ओवरऑल हो जाएगा, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना कि वो स्टेट की लार्जेस्ट है या फिर वो इंडिया की लार्जेस्ट है। उसके बाद है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैड फर्स्ट फाइल्ड अ प्ली इन 2010 requesting permission to introduce African cheetahs from Namibia as the animal has become extinct in India। तो यहाँ पे जो 2010 में फर्स्ट टाइम जो था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक फाइल की थी प्ली 2010 में, रिक्वेस्ट की थी कि परमिशन मिले कि अफ्रीकन चीतास को नामीबिया में यहाँ से लाया जाए, क्योंकि इंडिया में क्या था वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सो बट द टॉप कोर्ट डिक्लाइंड। तो टॉप कोर्ट ने 2013 में, जैसे कि हमने पहले भी किसी प्रीवियस स्लाइड में ये पढ़ा है अफ्रीकन चीतास को जब हम कवर कर रहे थे, तो यहाँ पे टॉप कोर्ट ने 2013 में डिक्लाइन कर दी थी परमिशन, कॉलिंग द एनिमल अ फॉरेन स्पीशी। कह दिया था कि ये एनिमल जो है वो फॉरेन स्पीशी है। So on 22nd Feb 2019, National Tiger Conservation Authority had told the apex court that African cheetahs to be translocated in India from Namibia will be kept at Noradehi Wildlife Sanctuary in MP। तो ये पहले की बात है, 22nd Feb 2019 में NTCA ने कहा था कि इनको जो है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है एपेक्स कोर्ट को कहा, एनटीसीए ने कहा एपेक्स कोर्ट को कि जो अफ्रीकन चीताज है उनको लोकेट किया जाए नामीबिया से नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इन एमपी, जो कि एमपी में है, तो इसीलिए ये न्यूज में थी। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा कान्हा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, अगेन एमपी में है। इसमें जो न्यूज थी वो ये थी कि हार्ड ग्राउंड स्वैम्प डियर, तो जिसको बारहसिंगा भी कहते हैं, साइंटिफिक नाम आपने याद नहीं करना होता है किसी का भी, क्योंकि साइंटिफिक नाम के ऊपर जो है यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता है। सो हार्ड ग्राउंड स्वैम्प डियर द स्टेट एनिमल ऑफ एमपी। तो स्वैम्प डियर जो है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि जो स्वैम्प डियर है वो एमपी का स्टेट एनिमल है। इस सीइंग अ रिवाइवल, तो इसका रिवाइवल यहाँ पे हो रहा है कान्हा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व आफ्टर हैविंग बीन पेरिलसली क्लोज टू एक्सटिंक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क जो है न्यूज में इसलिए आया क्योंकि जो स्वैम्प डियर जो कि स्टेट एनिमल एमपी का है, इसका ये अपने जो है खत्म होने की कगार पे आ गया था, लेकिन अभी जो इसका रिवाइवल यहाँ पे हो गया है। सो कान्हा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इज ऑन द मैकॉल रेंज ऑफ द सतपुरा हिल्स इन एमपी। The deer was brought back from the verge of extinction with the help of successful breeding program and conservation practices at Kanha National Park and Tiger Reserve। So swamp deer की अगर बात करें, swamp deer are already extinct in Pakistan and Bangladesh। तो यहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो ऑलरेडी ये एक्सटिंक्ट हो ही चुके हैं, हमारे यहाँ एक्सटिंक्ट होने वाले थे, लेकिन जो कान्हा नेशनल पार्क एमपी में है वहां पे ब्रीडिंग प्रोग्राम के थ्रू इसको जो है रिवाइव किया गया है। इट इज नाउ फाउंड ओनली इन साउथ वेस्टर्न नेपाल एंड सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो इन्हीं दो जगह पे अभी ये मिलते हैं।
देयर आर 3 सब स्पीशीज ऑफ स्वैप डियर फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो कौन कौन सी है? एक तो है वेस्टर्न स्वैप डियर जो कि नेपाल में मिलती है, उसके बाद है साउथर्न स्वैप डियर जो कि सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में मिलती है, एक है ईस्टर्न स्वैप डियर जो कि मिलती है हमें काजीरंगा नेशनल पार्क एंड दुधवा नेशनल पार्क में। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, दुधवा यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कुन्नो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगेन ये भी एमपी में ही, एमपी की बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज न्यूज में चल रहे थे। सो कुन्नो नेशनल पार्क इज प्रोटेक्टेड एरिया इन एमपी that received the status of national park in 2018। तो इससे अभी क्या होता है कि जैसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, अभी 2018 में इसको नेशनल पार्क का स्टेटस मिल गया है। तो उसके बाद प्रोटेक्टेड एरिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1981 एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 1981 में इसको स्टेटस मिला था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बनी थी। 2018 में इसको नेशनल पार्क का स्टेटस मिल गया। So it was also known as Kunno Palpur and Palpur Kunno Wildlife Sanctuary. It is part of the Kathiawar Gir Dry Deciduous Forest Ecoregion. So Supreme Court allowed the introduction of African cheetahs to suitable habitats in India. It is said that the animal could be brought to MP's Kunno Palpur Wildlife Sanctuary or any other part of the India after a detailed study. तो अभी पूरी न्यूज अगर हम सम अप करें सारा तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 2010 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उन्होंने कहा था कि इनको जो है यहाँ पे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी 2010 में उन्होंने कहा था कि अफ्रीका की जो नामीबिया कंट्री है वहां से अफ्रीकन चीता को लाया जाए और इंडिया के ये वाला जो यहाँ पे ये जो नौरा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे लाने की बात इन्होंने कही थी। उसके बाद फिर से इन्होंने कही कि ऐसे लाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब अलाउ किया तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो कुन्नो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे उनको कुन्नो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे चीता को लाया जा सकता है सबसे पहले। उसके बाद बाकी एरियाज में जो है स्टडी वगैरह डिटेल्ड स्टडी कंडक्ट करने के बाद बाकी एरियाज में भी उसको अफ्रीकन चीता को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सो उसके बाद नेक्स्ट है नंदूर मदमेश्वर बर्ड सेंचुरी। तो ये महाराष्ट्र में है। हमने एमपी के 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भी थे वो कवर कर लिए, अभी ये महाराष्ट्र में है। नंदूर मदमेश्वर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन निफाड तहसील ऑफ नासिक डिस्ट्रिक्ट नोन एज भरतपुर ऑफ महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र गेट्स इट्स फर्स्ट रामसर साइट। तो अभी क्या हुआ है कि जैसे कि रामसर साइट्स के बारे में भी हम कल शायद वो लेक्चर हो, तो रामसर वेटलैंड जो रामसर साइट वेटलैंड्स है उनके बारे में भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि उनके अंदर कौन कौन सी जैसे साइट्स होती हैं। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में पहले रामसर साइट कोई भी नहीं थी, लेकिन अभी पहली रामसर साइट महाराष्ट्र में अभी जो है रिकॉग्नाइज इसको किया गया है, वो है नंदूर मदमेश्वर बर्ड सेंचुरी। ये अभी रामसर साइट के अंडर आती है और ये महाराष्ट्र की फर्स्ट रामसर साइट है, इसीलिए ये न्यूज में था। उसके बाद है साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि केरला में है, केरला के नीलगिरी हिल्स में है। नेशनल पार्क इज वन ऑफ द लास्ट अनडिस्टर्ब्ड ट्रैक्ट्स ऑफ द साउथ वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया। नेक्स्ट है नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये गुजरात में है। नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नारायण सरोवर चिंकारा सेंचुरी नोटिफाइड एज सच इन अप्रैल 1981 एंड सब्सिक्वेंटली इसको डिनोटिफाई भी कर दिया गया था। इसको 1981 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा गया, फिर उसको सब्सिक्वेंट इसको जो नारायण सरोवर चिंकारा सेंचुरी नोटिफाई किया गया, बाद में इसको डिनोटिफाई कर दिया गया 1995 में क्योंकि इसका एरिया रिड्यूस हो गया था। इज अ यूनिक इकोसिस्टम नियर नारायण सरोवर इन द लखपत तालुका ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ गुजरात। उसके बाद नेक्स्ट है मुदुमलाई नेशनल पार्क जो कि तमिलनाडु में है। मुदुमलाई नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो अ डिक्लेयर टाइगर रिजर्व। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी पहले, फिर ये नेशनल पार्क बन गया, अभी ये टाइगर रिजर्व भी है। lies on the northwestern side of the Nilgiri Hills in Nilgiri district about 150 kilometers northwest of Coimbatore city in the Tamil Nadu, India. It shares its boundaries with state of Karnataka and Kerala. उसके बाद एक और नेशनल पार्क पिन वैली नेशनल पार्क न्यूज में था, लोकेटेड विद इन द लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश।
उसके बाद अभी हमने कवर कर लिए हैं, आज हमने जो है पूरा कवर किया है। एक तो हमने आईयूसीएन स्टेटस जो है जो स्पीशीज को दिया जाता है, जितनी भी स्पीशीज न्यूज में चल रहे थे सारे के सारे हमने कवर कर लिए। उसके बाद जितने भी नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुछ भी जो प्रोटेक्टेड एरियाज थे न्यूज में चल रहे थे वो भी हमने कवर कर लिया। तो हमने 2 पार्ट कवर कर लिए हैं। अभी हम कुछ जो है डिस्कस करना शुरू करेंगे जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। सबसे पहला है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो ये है क्या पूरा? इट इज एन इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। तो ये इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया था बाय स्टेट्स टू स्ट्रेंथन द साइंस पॉलिसी इंटरफेस फॉर बायोडाइवर्सिटी and ecosystem services for the conservation and sustainable use of biodiversity, long-term human well-being and sustainable development। तो ये पूरी की पूरी क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जिसको स्टैब्लिश किया गया है ताकि स्ट्रेंथन किया जाए साइंस पॉलिसी इंटरफेस फॉर बायोडाइवर्सिटी and ecosystem services for conservation and sustainable use of biodiversity, long term human well-being and sustainable development। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था पनामा सिटी में 2012 में बाय 94 गवर्नमेंट। तब जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था तो 94 गवर्नमेंट से। इसके बाद इट इज नॉट अ यूनाइटेड नेशन बॉडी। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कई बार स्टेटमेंट में हो सकता है वो यही एक स्टेटमेंट बना दें कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर है, तो ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर नहीं है। हाउएवर लेकिन जो है बाद में रिक्वेस्ट की इस बॉडी ने, इसका प्लेनरी सेशन था तो इन्होंने रिक्वेस्ट की एंड विद द ऑथोराइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम गवर्निंग काउंसिल इन 2013, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड सेक्रेटेरिएट सर्विसेज टू दिस बॉडी। तो अभी क्या है कि ये यूनाइटेड नेशंस की बॉडी नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो कि यूएन के अंडर एक एजेंसी है वो इसको अपना सेक्रेटेरिएट सर्विसेज देता है, लेकिन ये यूएन के अंडर नहीं आती है। और अभी इसके जब शुरू किया था 2012 में तब 94 मेंबर्स थे, अभी इसके 134 मेंबर स्टेट्स हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ एनजीओस, सिर्फ इसके ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट से इसके मेंबर्स हैं, मेंबर्स तो गवर्नमेंट ही हैं, 134 मेंबर कंट्रीज हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो लार्ज नंबर ऑफ एनजीओस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कन्वेंशंस and civil society groupings also participate in formal meetings as observers। तो ऑब्जर्वर का मतलब ये होता है कि वो परमानेंट उसका मेंबर नहीं है बॉडी का, सिर्फ उसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है कि वो उनकी मीटिंग्स वगैरह अटेंड कर सकते हैं, उनकी जो फॉर्मल मीटिंग्स होती है उनको अटेंड कर सकते हैं। तो बहुत सारे बॉडीज यहाँ पे हैं जो जिनको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है, जो इनकी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हैं, लेकिन मेंबर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट है, 134 मेंबर स्टेट्स। वर्क जो है इस पूरी की पूरी जो इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज है, इसका कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू 4 कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज। तो कौन कौन से? एक तो है असेसमेंट्स, पॉलिसी सपोर्ट, बिल्डिंग कैपेसिटी एंड नॉलेज, कम्युनिकेशन एंड आउटरीच। असेसमेंट में क्या है? ऑन स्पेसिफिक थीम्स, एग्जांपल पॉलिनेटर्स, पॉलिनेशन एंड फूड प्रोडक्शन, methodological issues, example scenarios and modeling, and at both the regional and global level, example global assessment of biodiversity and ecosystem services. Policy support, identifying policy relevant tools and methodologies, facilitating their use and catalyzing their further development. Building capacity and knowledge, identifying and meeting the priority capacity, knowledge and data needs of our member states, experts and stakeholders. Communication and outreach में आएगा ensuring the widest reach and impact of our work। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी से ही एक और टॉपिक है, वो है यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी कोलिशन। तो ये कोलिशन क्या है? इट इज अ इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन कमीशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी कोलिशन है, ये किसका इनिशिएटिव है? यूरोपियन कमीशन का ये इनिशिएटिव है। इट वाज लॉन्च्ड ऑन द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2020। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है, मार्च 2020 में इसको लॉन्च किया गया है। ये न्यू है तो इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन कमीशन ने इसको किया है, तो ये ही याद रखना है। ये है क्या? इट इज अ कोलिशन मेड अप ऑफ जूस, aquariums, botanical gardens, national parks and natural
history and science museums from around the world. Coalition offers the opportunity for all such institutions to join forces and boost public awareness about the nature crisis. तो यहाँ पे सिंपली यही है कि एक टाइप का अवेयरनेस कैंपेन वगैरह चलाया जाएगा कि जितने भी ज्वाइन किए जाए फोर्सेस को और बूस्ट किया जाए पब्लिक अवेयरनेस के जो नेचर क्राइसिस फेस कर रहा है उसको किस तरह से रोका जाए। तो इसमें कोलिशन में सारे जैसे जूज, एक्वेरियम, बॉटनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, नेचुरल हिस्ट्री एंड साइंस म्यूजियम्स जितने भी अराउंड द वर्ल्ड है वो सबके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद है कोलिशन ने एक अडॉप्ट किया है एक कॉमन प्लेज अडॉप्ट की है, citing the international platform on biodiversity and ecosystem services global assessment finding that 1 million species were already at the risk of the extinction and appeals to visitor to each of their institutions to raise their voice for nature. So next एक और टॉपिक है वो है स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड 2020 रिपोर्ट। तो ये एक रिपोर्ट है, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट यही है कि ये फर्स्ट रिपोर्ट है ऐसी, इससे पहले ऐसी कोई कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट नहीं आई बर्ड्स के ऊपर। तो इट इज सबसे इम्पोर्टेंट पहले यही है कि इट इज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ अ रेंज, अबंडेंस एंड कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ बर्ड्स इन इंडिया, हैज अंडरलाइंड कंसर्न्स अबाउट सम बर्ड स्पीशीज एंड गुड न्यूज अबाउट फ्यू स्पीशीज। तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट टाइम ऐसा कोई कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट की गई है ऑफ रेंज, अबंडेंस एंड कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ बर्ड्स इन इंडिया, जिसमें कुछ के लिए दिखाया गया है कि कंसर्न्स दिखाए गए हैं जिनका नंबर वगैरह कम हो रहे हैं, कुछ के लिए अच्छी न्यूज है। सो इसको रिलीज कब किया गया? रिलीज किया गया इसको जो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज है COP 13, जो हमने कहा इसके बारे में थोड़ा सा हमने पहले पढ़ा कि जो 3 स्पीशीज है अपेंडिक्स 1 में इसके लिए गए हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि COP 13 वगैरह इसमें क्या हुआ था। बाकी इसके अलावा तो इसमें क्या था, जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13 मीटिंग थी, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, इसकी 13 मीटिंग थी। उस मीटिंग जो गांधीनगर गुजरात में हुई थी वहां पे इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया। द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड रिसेंटली इन गांधीनगर, द रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड एज अ पार्टनरशिप। तो यहाँ पे काफी कीवर्ड्स हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं, एक एक करके मैं बताऊंगी, एक बार सारा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इसको प्रिपेयर किया गया एज अ पार्टनरशिप अमंग 10 ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड नेचर बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इंडिया। तो मच ऑफ इट्स डेटा इज बेस्ड ऑन citizen science information provided by bird watchers through the various platforms. 867 the number of bird species whose status was assessed. This assessment is based on 3 indices. तो इसमें हमने याद क्या क्या रखना है, सबसे पहले तो ये है कि स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड 2020 जो रिपोर्ट है ये फर्स्ट ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है जो कि इससे पहले नहीं की गई इंडिया में, कुछ ऐसा असेसमेंट बर्ड्स की नहीं की गई। सेकेंड इंपॉर्टेंट ये है कि इसको रिलीज किया गया जो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज की COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13 मीटिंग जो कि गुजरात गांधीनगर में थी, वहां पे इसको रिलीज किया गया। और इसको प्रिपेयर किसने किया है? 10 ऑर्गेनाइजेशन ने प्रिपेयर किया, जिसमें से जैसे कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो गया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नेचर बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। सो इन सब ने मिलकर जो है इसको रिलीज किया है। तो आपने ये नहीं याद रखना कौन कौन है, बस इतना है कि 10 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इनको मिलकर रिलीज प्रिपेयर किया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि 867 बर्ड्स को यहाँ पे असेस किया गया, और असेस करने के लिए जो इंडिसेस यूज किए गए वो कौन से हैं? लॉन्ग टर्म ट्रेंड इन अबंडेंस ओवर 25+ ईयर्स, करंट एनुअल ट्रेंड इन अबंडेंस लास्ट 5 ईयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेंज साइज। तो ये हो गया इसके बारे में पूरा, बाकी हम कल पढ़ेंगे। आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया। सो यहाँ पे हमने जैसे कि इन सबको कवर किया, ये हमने थोड़ा रिवाइज भी कर लिया था। इसके बाद जो है अगर हम थोड़ा देखें कौन कौन से हमने टाइगर कुछ पढ़े थे जो इम्पोर्टेंट, जो टाइगर रिजर्व वगैरह कुछ भी न्यूज में थे, जैसे कि नेशनल चंबल सेंचुरी एमपी में है, नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपी में है, कान्हा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व एमपी में है, पुन्नोपालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एमपी में है। उसके बाद नांदूर मदनेश्वर बर्ड सेंचुरी महाराष्ट्र में है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में है, नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में है, मुदुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु में है, पिन वैली नेशनल पार्क जो है हिमाचल में है। उसके बाद हमने पढ़ा इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। उसके बाद हमने पढ़ा यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी कोलिशन
फिर हमने पढ़ा स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स 2020 रिपोर्ट, इसके बारे में हमने सारा कुछ पढ़ा है। सो आज के लिए हम इतना ही कवर करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिए। आप एग्जाम का भी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि पोस्टपोन होगा या नहीं। जो यूपीएससी ने अपना एक नोटिस दिया है उसमें भी कुछ उन्होंने क्लियर नहीं किया है। जो इंटरव्यूज है वो 3 मई के बाद होंगे। अगर इस लिहाज से देखें कि इंटरव्यू जो है 3 मई के बाद होंगे, तो इंटरव्यूज कंडक्ट कराने में उनको एटलीस्ट 15 दिन तो लग ही जाएंगे। 10 से 15 दिन अगर लगते हैं, उसके बाद रिजल्ट भी ऐसे होता है कि जब लास्ट इंटरव्यू का डे होता है, जिसका लास्ट इंटरव्यू होता है, उसके 1 महीने के बाद फाइनल रिजल्ट आता है। तो जब तक फाइनल रिजल्ट आने के 1 महीना भी नहीं, अगर 20 दिन भी मान के चले, 20 दिन बाद रिजल्ट आता है फाइनल वाला, तो उसके 20-25 दिन बाद प्रीलिम्स होता है। इस लिहाज से देखें तो पेपर डिले जो है पोस्टपोन होने के चांसेस लग रहे हैं, लेकिन यूपीएससी ने अपनी तरफ से कुछ कहा नहीं है, तो हम भी कुछ कह नहीं सकते हैं। आप जैसे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो वैसे ही करते जाओ, कोई आप ढील मत दो, जैसे कर रहे हो बस वैसे करते जाओ, देखा जाएगा कि पेपर कब होता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।